नमस्कार साथियों, शुभ प्रभातम। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा वर्णों के प्रकार। उसके बाद में वर्णों के मेल से बने हमें शब्द। तो आज हमारा टॉपिक है शब्दों के प्रकार। तो हमने सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिए थे शब्द, और आज उसके नेक्स्ट प्रकार पे हम पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? भाषा क्या है? शब्दों का माया जाल है। यानी आप शब्द का चयन कैसे करते हैं। कोई भी आप लेख लिखते हैं, आलेख लिखते हैं, कविताएं बनाते हैं, या अपने भावों विचारों को लेख के माध्यम से, लिखित माध्यम से प्रकट करते हैं, तो उनमें शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आया समझे? तो हम शब्द पढ़ रहे हैं साथियों। तो शब्द वर्णों के मेल से विशेष ध्वन्यात्मक जो अर्थयुक्त निकलता है उसे क्या कहते हैं? शब्द। उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ लिए थे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर, 5 प्रकार पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ रहे हैं रचना के आधार पर। प्यारे साथियों, यानी शब्द की रचना कैसे हुई उसके आधार पर हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा चल रहा है रूढ़ शब्द। क्या बोला मैंने? रूढ़ शब्द क्या होता है साथियों? वर्षों से जो चल रहा है, समझे ना आप? यानी रचना प्रक्रिया के आधार पे हम पढ़ रहे हैं। वर्षों से जो प्रयुक्त हो रहा है, जिसका हमें पता नहीं उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, और उसका विशिष्ट अर्थ बन गया है। क्या बन गया उसका? विशिष्ट अर्थ। तो साथियों, रूढ़ के अंदर यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि वे शब्द जो वर्षों से प्रयुक्त होते हैं और उनका विशिष्ट अर्थ बन गया है, लेकिन यदि उन शब्दों को अलग अलग कर दिया जाए तो कोई उनका विशेष अर्थ नहीं होता। जैसे दूध, पेड़, देवता, दीपक, मेंढक, स्त्री। दूध के अंदर देखो, दू और ध दोनों स्वतंत्र वर्ण हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। और दू और ध को मिलाने के बाद में अपन को पता चल जाएगा ये है दूध। प्राचीन समय इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है हमें पता नहीं। यानी गाय, भैंस, बकरी, ऊंटनी जिसको दूधते हैं और जिससे जो पदार्थ, सफेद पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम दूध कहते हैं। ये हमें पता है, हमारे पूर्वजों से भी हम सीख रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसको दूध ही कहेगी। पेड़, पे और रे, देखो पे और रे दोनों को अलग अलग करो। पे, फिर थोड़ा स्पेस दो, तो रे दोनों को अलग अलग। पे से क्या मतलब कोई पता नहीं, रे से कोई पता नहीं, दोनों को साथ बोलो तो पेड़। यानी हमारे पूर्वज भी जंगल में जाते तो कहते हैं पेड़ पौधे हैं, तो हम भी उनको पेड़ पौधे ही बोलते हैं। हमारे आने वाली वंशज भी उनको, आने वाली पीढ़ियों के जो बच्चे हैं वो भी उनको पेड़ ही बोलेंगे। यानी वो शब्द जो वर्षों से प्रयुक्त हो रहे हैं उनका विशिष्ट अर्थ हो गया है, वो रूढ़ कहलाते हैं। आया समझ में? अब देखो दूसरा यौगिक। ये भी एक योग प्लस इक, यानी दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं उनके मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द नया शब्द बनता है उसे यौगिक कहते हैं। दोनों जो शब्द होते हैं उन दोनों का क्या होता है? पृथक पृथक अर्थ होता है। जैसे हम उपसर्ग पढ़ते हैं, संधि पढ़ते हैं, प्रत्यय पढ़ते हैं, समास पढ़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? यौगिक। यौगिक एक विज्ञान का शब्द है। यहाँ दो या दो से अधिक तत्वों के मेल को क्या कहते हैं? यौगिक। जो निश्चित अनुपात में हो, उसी यौगिक शब्द को हम यहाँ पे हमारे शब्द के रूप में भी लेते हैं। जिससे विद्या प्लस आलय, विद्या का घर। कृष्णार्पण, कृष्ण प्लस अर्पण, दोनों अलग अलग। दूध वाला, देखो दूध अलग है और वाला अलग है। दूध का अर्थ अलग है, वाला उसका अर्थ अलग है। तो दूध वाला दोनों शब्द मिलकर के जो एक ही यौगिक बन गया है, जो हमें दूध देता। प्रेम सागर, प्रेम और सागर दो अलग अलग शब्द है, दोनों को मेल से जो बन गया नया शब्द प्रेम सागर, ये क्या बन गया? यौगिक। प्रति और दिन, प्रतिदिन। राष्ट्रपति, राष्ट्र अलग है, पति अलग है, तो दोनों हो गए राष्ट्रपति। अब पति किसी औरत के पति, औरत के जिसके साथ वो शादी करती है उसको भी पति कहते हैं। राष्ट्र किसी देश को कहते हैं। तो दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। राष्ट्रपति ये एक अलग ही अर्थ निकल गया, राष्ट्रपति। महर्षि, राजमाता, चिड़ीमार, ईश्वर प्रदर। जो ये बताया मैंने आपको यौगिक के संबंधित आते हैं, जिसमें संज्ञा के लिए और समास, प्रत्यय, उपसर्ग और संधि के लिए जो शब्द बनते हैं वो यौगिक कहलाते। अब योगारूढ़ देखो, तीसरा इसी का प्रकार है। रूढ़, यौगिक और योगारूढ़, यानी वो जिसमें रूढ़ भी हो और यौगिक भी हो, दोनों के मेल से विशेष अर्थ। दोनों एक शब्द रूढ़ होगा, एक यौगिक होगा, लेकिन दोनों के मेल से कोई तीसरा ही निकलेगा। इससे हम अच्छी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ बहुब्रीहि समास। कौन सा समास?
बहुब्रीहि समास से जो संबंधित शब्द होंगे वो युगारूढ़ से है। आप परीक्षा में देख लेना, यानी जो शब्द बहुब्रीहि से संबंधित आता है वो युगारूढ़ होगा। जैसे पीतांबर, पित्त अंबर यश्य से, संस्कृत में पीले वस्त्र है जिसके। अब पीत और अंबर देखो, पीत यानी पीला, अंबर यानी वस्त्र। तो देखो पीला और वस्त्र से कोई दोनों अलग, पीला और वस्त्र दोनों क्या है, अलग है। तो पीला तो हम क्या कर रहे हैं, वस्त्र दोनों अलग अलग शब्द है, दोनों को पीतांबर, यानी पीतांबर के लिए क्या करेंगे, पीतांबर यश्य से विष्णु, जिसके पीले वस्त्र है, तो अलग ही अर्थ निकल गया। अब जैसे आपको बताना चाहता हूं जलज, जल यानी पानी, जय यानी उत्पन्न होना या पैदा होना, जल में पैदा होने वाला, तो इसका विशेष अर्थ निकल गया कमल। घन श्याम, घन यानी बादल, श्याम यानी काले। अब इसका हिंदी में सीधा अर्थ क्या करें, काला और बादल, बादल और काले दो हो गए, घन श्याम। लेकिन इसका विशेष अर्थ निकलता है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। तो जो विशेष अर्थ निकलता है युगारूढ़ शब्द के लिए आप सीधा दिमाग में बिठा दो कि परीक्षा में आ जाए सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द युगारूढ़ है, तो आप लिखना, देखो एक बता देगा, सुनना आप, एक बताएगा मेंढक, दूध या रजनीचर। तो आप क्या करोगे, रजनीचर, क्यों कि रजनी रात, चर चरने वाला, इसका अर्थ होगा राक्षस यानी दानव। आया समझे, रजनीचर इसका अलग ही अर्थ होता है दानव। तो ये जो युगारूढ़ शब्द है वो बहुब्रीहि समास से संबंधित है साथियों। आगे समझे रचना के आधार पे रूढ़, यौगिक और युगारूढ़। अब चलते हैं प्रयोग के आधार पे। देखो कोई भी वाक्य लिखते हैं, उस वाक्य के अंदर उस शब्द की क्या महत्ता है, उसका क्या प्रयोग होता है, उसके आधार पे विकारी और अविकारी, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, धातु, कारक, काल के अनुसार क्या हो जाते, बदल जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन जो होगा वो आपको उदाहरण के माध्यम से वजह से देखो, सीता पत्र लिखती हैं। अब यहां पे देखो, राम पत्र लिखता है। अब जैसे मान लो वह गांव जाती हैं, वह गांव जाता है। ये वह है, ये भी वह है, लेकिन ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है, तो इसके हिसाब से ये बदल गया, क्रिया बदल गई, जाती और जाता हो गया। ये क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द। यानी वे शब्द जो क्रिया, लिंग, वचन, धातु के अनुसार बदल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, विकारी शब्द। परीक्षा बन सकता है। अविकारी शब्द किससे कहते हैं, यदि कोई का भी प्रयोग करो, देखो किसी का भी, देखो राम तथा मोहन घर गए। अब देखना, सीता तथा गीता घर गई, ये तथा शब्द देखो, राम तथा मोहन लिखा मैंने, राम और मोहन लिख दो, दोनों पुल्लिंग है। सीता तथा गीता लिख दो, सीता और गीता लिख दो। यानी वे शब्द जैसे तथा और, अरे मोहन कहाँ गया, अरे सीता कहाँ गई, यानी विस्मय बोधक, विस्मय बोधक शब्द और समुच्चय बोधक जो जोड़ते हैं शब्द और जो आश्चर्यजनक शब्द होते हैं वो अविकारी शब्दों में आते हैं। यानी लिंग, वचन, कारक, काल, धातु के अनुसार इस पे कोई परिवर्तन नहीं होता, ये अपरिवर्तित रहते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं, अविकारी। परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, अविकारी शब्द कौन सा है, वह, तुम, सीता, और। तो क्या गया, और क्या आया, और शब्द यानी जो जोड़ते हैं। और विश्व में हे, अरे, हो, वाह, ये जो आते हैं शब्द वो क्या आता है, अविकारी। तो विकारी और अविकारी मैंने बता दिया आपको। अब विकारी शब्द आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिंग, वचन, कारक, धातु, वो अगले वाले टॉपिक में आपको बताए जाएंगे। तो रचना के आधार पर पढ़ लिया हमने, प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। विकारी वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदल जाते हैं, अविकारी जो अपरिवर्तित रहते हैं। अब अर्थ के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण है अर्थ, यानी वो जो शब्द लिख रहे हो वो किस, उसका अर्थ किससे संबंधित है, अकेला अर्थ निकलता है या द्विअर्थ निकलता है या बहुत सारे अर्थ निकलते हैं या कोई अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे जैसे एकार्थी, यानी वे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है, पेन, पंखा, दिन, नदी, लड़का। अब नदी जो पानी से बहती है उसको नदी कहेंगे। दिन, सूर्य उदय होने के बाद जो होता है दिन, रात। अनेकार्थी, अनेकार्थी मतलब होता है साथियों एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ। जैसे देखो एक मैं बता रहा हूं, सारंग ले सारंग ने गई, सारंग बोलियो आय, सारंग खोल सारंग में गलिया, खुद भी सारंग माई। सारंग शब्द से कितने अर्थ बता दिए मैंने। देखो सारंग ले सारंग को गई, यानी पानी की
लेने के लिए मटकी लेके पानी लेने गई, मटकी लेने करके पानी लेने गई, तो मटकी और पानी। सारंग बोल लियो आ, यानी मोर बोला, ठीक है। सारंग खोल, सारंग में गालिया, यानी कपड़े खोल करके मैंने किसमें, मटकी में डाल दिए, और खुद भी सारंग में आई, यानी खुद भी पानी के अंदर चली गई। ये इस सारंग से इतने शब्द है। हरि, हरि भगवान को भी कहते हैं, और सिंह को भी कहते हैं। कर, कर यानी हाथ भी होता है, कर जो टैक्स लिया जाता है वो भी होता है। ऐसे इस तरीके से, यानी वे शब्द जिनके एक शब्द से बहुत सारे अलग अलग अर्थ अपने हिसाब से देश काल परिस्थिति के अनुसार जो अर्थ लगाया जाता है वो अनेकार्थी शब्द के अलग है। पर्यायवाची शब्द, ऐसा शब्द जिसके खूब सारे पर्यायवाची लेकिन सभी का समान अर्थ। जैसे सूर्य के लिए रवि, भानु, भास्कर, प्रभाकर, दिनकर, इतने बोलेंगे तो सबका मतलब क्या होगा, सूर्य। जैसे पानी के लिए अपन को पानी पीना मेरे को, तो कोई कहेगा जल पीना मेरे को, कोई कहेगा नीर पीना, कोई कहेगा तोई, अम्बू, वारी, तो सबका क्या होता है, पानी। यानी एक वे शब्द जिनके एक से बहुत सारे शब्द होते हैं, एक ही शब्द के बहुत सारे शब्द, उन सबका समानार्थ एक ही होता है। जैसे पर्यायवाची शब्द, आगे समझे, यानी ऐसा शब्द जिसके बहुत सारे अलग शब्द हो लेकिन उन सब का अर्थ एक ही हो। जैसे पानी के लिए नीर, अम्बु, तोय, वारी, जल। विलोम शब्द, विपरीत, जैसे सुबह, शाम, ऊपर, नीचे, दिन, रात, आगे, पीछे, उल्टा। विलोम शब्द यानी एक दूसरे का उल्टा, विपरीत। युग्म, जोड़, युग्म यानी जोड़ना। दो शब्द ऐसे बोलने में तो एक जैसे दिखते हैं, थोड़ा सा कोई मात्रा का फर्क हो जाता है लेकिन अर्थ बहुत अलग हो जाता है। अनल और अनल, अनल और अनिल, अनल, अनिल, इसमें अ है उसमें ई है। अनल यानी आग होता है, अनिल यानी हवा। अली और आली, अली यानी भौरा, आली यानी सखी, ऐसा समझे, अली और आली। समूह यानी बहुत सारे समूहों को मिला लिया जाए, जैसे एकार्थ, क्या कहते हैं उसे, एकार्थ शब्द। एकार्थ शब्द जैसे जिसके पिता नहीं हो, जिसके माता पिता नहीं हो उसके क्या कहते हैं, अनाथ। जो कभी नहीं मरता हो, अमर। जिसका कोई शत्रु नहीं हो, अजात शत्रु। एकल शब्द, क्या कहते हैं, एकल शब्द बोलते हैं इनको। जंगल में रहने वाला जंगली, वन में रहने वाला वनवासी, आए समझे। इसी तरह के जो एकल शब्द होते हैं वो एकल शब्दार्थ के आधार पर समूहवाचक एकल शब्द। भिन्नार्थ, दिखते दोनों सेम है। अस्त्र, शस्त्र, अस्त्र और शस्त्र। देखो अस्त्र और शस्त्र बहुत अच्छा शब्द है। अस्त्र और शस्त्र के, अस्त्र शस्त्र लेके लड़ने गए। अस्त्र वे शब्द होते हैं जो फेंके जाते हैं, यानी हाथ में नहीं रखते उनको, उनको फेंक दिया जाता है। तो फेंके क्या करते हैं, तीर हाथ से छूट जाता है, पत्थर हाथ से छूट जाता है, बम हाथ से छूट जाता है, और बंदूक की गोली हाथ से छूट जाती है, वो क्या कहलाता है, सब अस्त्र। शस्त्र जिसको हम हाथ में लेके लड़ते हैं, जैसे तलवार, भाला, आए समझे, लाठी, ये सब जो हम हाथ में लेकर के लड़ते हैं वो शस्त्र कहलाते हैं। साथियों, अस्त्र और शस्त्र का कई बार परीक्षा में आ चुका है। अस्त्र उदाहरण है तो दे देगा लाठी, तलवार, भाला और पत्थर, तो क्या करना आपको, पत्थर। ऐसे दे देगा शस्त्र का उदाहरण है तीर, बम, पत्थर या तलवार, तो तलवार। क्यों कि शस्त्र हाथ में लिए जाते हैं, अस्त्र फेंके जाते हैं। समूहवाची, खूब सारा समूह होता है, उसको एक शब्द से पुकारना। जैसे देखो, भेड़ों का समूह या पशुओं का समूह, जानवरों का समूह अलग अलग होता है। जैसे बकरियों के समूह को क्या कहते हैं, रेवड़, ठीक है। चाबियों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं, गुच्छा। अंगूर का जो समूह होता है उसको भी क्या कहते हैं, गुच्छा। और खूब सारे यात्री जो जाते हैं उसको क्या कहते हैं, जत्था। क्या कहते हैं, जत्था। सैनिकों का जो दल जाता है उसे क्या कहते हैं, टुकड़ी। लकड़ियों का खूब सारा ढेर बना के उसको बांध देते उसे क्या कहते हैं, गट्ठर। और जहाँ पे खूब सारे लोग एकत्रित हो जाते उसे क्या कहते हैं, भीड़। क्या कहते हैं भाई, भीड़। अब देखो लास्ट है ध्वन्यात्मक, आवाज या बोलियों के आधार पर जो शब्द बनाए गए, जैसे पशुओं के, दहाड़ना, तो अपन क्या समझ जाएंगे, शेर। भौंकना, कुत्ता। रंभाना, गाय, ये पशुओं से संबंधित है। पक्षियों के लिए करेंगे काव काव, तोता। और कुक्कू, कोयल। चहकना, चिड़िया। टें, तोता। इस तरीके से जो पक्षियों की आवाज से संबंधित जो शब्द बनाए हैं। जड़ पदार्थ, यानी जो पदार्थ जैसे पड़े रहते हैं उनके बारे में, जैसे टिक टिक करते हैं, हमें समझ जाती है घड़ी की आवाज है। गरजने पे के बादल गरज रहे हैं। छुक छुक के संबंधित रेल की आवाज से संबंधित। अन्य जैसे जगमगाना, फहराना, लहलाना, इस तरीके जो शब्द बन जाते हैं। तो प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आपको शब्द कंप्लीट कर दिया है। शब्द के प्रकार, पहला था उत्पत्ति के आधार पे, जिसको हम पहले भी
पढ़ चुके हैं। उत्पत्ति के आधार पे, फिर दूसरा रचना के आधार पे, फिर प्रयोग के आधार पे और अर्थ के आधार पे, यानी सब 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे हमने 5 प्रकार पढ़े थे। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। रचना के आधार पे रूढ़, यौगिक और योगारूढ़। प्रयोग के आधार पे विकारी और अविकारी। अर्थ के आधार पे एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, युग्म, समूह, विनार्थक, समूहवाची, ध्वन्यात्मक। इस प्रकार साथियों मैंने आपको सब पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। अगला टॉपिक हम, ये तो आपको आते हैं, जैसे जैसे टॉपिक चलेंगे आपके हिंदी, क्यों मैं पहले हिंदी ले रहा हूँ, ताकि जब आप हिंदी को अच्छी तरह से समझ लेंगे, हिंदी समझने के बाद में हम आपको जो हिंदी के टॉपिक है वो हूबहू आपको संस्कृत भाषा में भी बताए जाएंगे। तो साथियों आप हमेशा यूट्यूब वीडियो देखते रहिए और आगे से आगे शेयर करते रहिए। नमस्कार।